अब मुराबा में दूसरा बड़ा नॉन कंप्लायंस कहां पे आता है? दूसरा बड़ा नॉन कंप्लायंस यहां पे आता है जब, दोबारा रिपीट कर दूं, देखिए सिंपल ट्रांजैक्शन है। आपका नाम क्या है? शहबाज। शहबाज साहब, आप बैठे हैं कराची में, ठीक है, और आपका नाम क्या है सर? आबिद साहब बैठे हैं लाहौर, आजम क्लॉथ मार्केट, ठीक है। अब शहबाज साहब जो हैं ये कपड़े का कारोबार करते हैं, और आबिद साहब जो इनके क्लाइंट हैं, इनसे चीजें मंगवाते रहते हैं। आबिद साहब ने बैंक से मुराबा की एक लिमिट अप्रूव करवा ली है, और अब ये चाहते हैं कि जो भी ये खरीदें वो मुराबा के थ्रू खरीदें। तो नॉर्मल केस में ये आबिद साहब पहले बैंक आएंगे, मुझे आके बताएंगे कि मैं शहबाज साहब से ये आर्टिकल्स, ये प्रोडक्ट्स, पूरी तरह उसकी जो समझे कोटेशन लेके आएंगे मेरे पास, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी क्वालिटी, उसका जो जो आर्टिकल नंबर है, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो पूरी की पूरी कोटेशन के ऊपर लिखी होगी। ये लेके आएंगे कि जी मेरी बैंक के पास 20 मिलियन की लिमिट अप्रूव्ड है, उसमें से मैं 10 लाख रुपए का जो गुड्स है वो शहबाज साहब से खरीदना चाहता हूँ, और शहबाज साहब कराची बैठे हैं, और ये कोटेशन है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। हमने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साइन करा लिए आबिद साहब से, 10 लाख रुपए का पे ऑर्डर बनाया शहबाज साहब की फेवर में, और आबिद साहब को दे दिया कि आप हमारे एजेंट के तौर पे शहबाज साहब को ये ड्राफ्ट भेजें, और वहां से वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप शिप करवाएं अपनी कस्टडी में। तो आप चूंकि हमारे एजेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो सारा प्रोसेस फिर आप खुद एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर हमने आपको कहा कि जब आपके वेयर हाउस में, दुकान पे, आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे ये चीजें जब आ जाएंगी, तो आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो जो मैं अभी बात करने वाला था, सेकंड नॉन कंप्लायंस, वो ये है कि चीजें आ गई, आपने हमसे खरीदी ही नहीं, और आपने उनको बेच दिया या आपने यूटिलाइज कर लिया। तो वहां पे क्या करना है कि पहले आपने वो चीजें वहां से मंगवानी है। जब चीजें आपके पास आ जाएंगी, इस्तेमाल करने से पहले या बेचने से पहले आपने पहले हमें इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? कि आपकी गुड्स आ गई हैं, मुझे बेच दें। फिर मेरे ऑफिस से मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक डॉक्यूमेंट लेके आपके पास आएगा, जिसको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं, जिसके ऊपर लिखा होगा कि बैंक ने आपको ऑफर की कि ये चीजें मैं इतनी कीमत पे बेचूंगा, और वो कीमत के अंदर जो रेट है वो आपसे शुरू में प्रिंसिपल एग्रीमेंट के वक्त तय हो गया था कि जब भी मैं आपको अपनी चीज बेचूंगा, मिसाल के तौर पे मैं 15% प्रॉफिट पे बेचूंगा, या 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा, या 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा, या जो काइबोर है एक बेंचमार्क, काइबोर +2 पे बेचूंगा, या काइबोर +3 पे बेचूंगा, जो भी मेरी आपके साथ डील हुई है। तो जब भी मैं चीज बेचूंगा, वो प्रिंसिपल जो मेरा आपके साथ तय हुआ है वो प्रॉफिट रेट है। तो आप मेरे पास, मेरा बंदा वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस। आप बताएंगे कि अब ये चीजें मेरे पास आ गई हैं, मुझे 90 डेज के लिए सेल ऑफ कर दें, या 180 डेज के लिए कर दें, या 30 डेज के लिए कर दें। उसके मुताबिक कैलकुलेट करके उसकी प्राइस उसके ऊपर लिखी होगी, वो डॉक्यूमेंट आपके पास लेके आएंगे। जब तक वो डॉक्यूमेंट आपसे साइन नहीं होगा, उन गुड्स का रिस्क मेरे ऊपर है, चाहे वो आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे डिलीवर हो चुकी हैं, आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे डिलीवर हो चुकी हैं, आपकी पोजेशन में आ चुकी हैं, लेकिन आपकी ओनरशिप में नहीं आई। आपने पहले पढ़ा होगा हुक्मी कब्जा और हकीकी कब्जा, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव पोजेशन और फिजिकल पोजेशन कहते हैं। तो फिजिकल पोजेशन आपकी स्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन स्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि वो तो अभी मेरी है, तो मैं ओनर हूं उसका। लेट्स से कि आपके रात को 9 बजे गुड्स आ गई हैं और बैंक बंद है, फॉर एग्जाम्पल। आपने कहा कि ठीक है भाई, सुबह जब होगी तो बैंक को बता दूंगा, और बैंक जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा और मुझे सेल कर देगा चीजें। अल्लाह ना करे रात को वहां पे आग लग गई उस वेयर हाउस में, तो वो जो गुड्स जो मेरी थी, उनका नुकसान किसका है, आपका या मेरा?
मेरा नुकसान है, तो मेरी गुड्स मैंने तो अभी बेची नहीं है, भले आपके वेयर हाउस में, लेकिन हाँ आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस पूरे इंसिडेंट में जब इन्वेस्टिगेट किया जाए तो आपकी कोई नेग्लिजेंस ना हो। अगर आपकी नेग्लिजेंस थी तो फिर जाहिर है पूरा लॉस आपको मुझे देना पड़ेगा, मेरी चीजों की प्राइस आपने मुझे देनी है। अगर कोई नेग्लिजेंस नहीं है तो फिर मेरा लॉस हुआ। ओके, अच्छा, अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो बात जो आप कह रहे हैं दोबारा बता दें, वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। एक सूरत तो यह है कि चीजें आ गई और आपने मुझसे खरीद ली और फिर आप उनको यूटिलाइज करें, और उसके बाद आप मुझे एक सर्टन डेट के ऊपर 30 डेज के बाद, 90 डेज के बाद जो कीमत तय की, जो पीरियड तय किया, उसके आपने उस डेट के ऊपर मुझे पेमेंट करनी है, मेरी प्राइस पे करनी है आपको। ठीक है, अब जो बात आपको आप कह रहे थे रिपीट करनी, वो ये है कि जो सप्लायर है वो कहता है कि चीजें मैं शिप कर देता हूं, मुझे पेमेंट भले आप 90 डेज के बाद कर देना। इसको कहते हैं सप्लायर क्रेडिट। इस सप्लायर ने आपको उधार क्रेडिट दिया, क्रेडिट टाइम दे दिया आपको। अब क्या हुआ कि चीजें तो जाहिर आपके पास आ गई और वो चीजें मेरी हैं, तो आप मुझसे उसी तरह खरीदेंगे और उसी तरह आप उनको इस्तेमाल करेंगे या बेचेंगे, लेकिन पेमेंट करनी है 30 मार्च तक। 90 डेज का क्रेडिट है, 1 अप्रैल को करनी है। पहले केस में क्रेडिट नहीं था, सामान आ गया और आपने कहा कि मैं 30 जून को पेमेंट करूंगा, और मैं आउट ऑफ पॉकेट हुआ था लेट्स से 1 जनवरी को, तो टोटल टाइम पीरियड है 180 डेज। 180 डेज, तो मेरा आपके साथ जो रेट तय हुआ है कि मैं आपको 15% पे चीजें बेचूंगा, तो 180 डेज मीन कि साल का 15,000 और 6 महीनों का 7,500। अगर 1 लाख की चीजें थी तो उस सूरत में मैंने वो चीजें आपको बेची 1 लाख और 7,500 रुपए की। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन में सप्लायर ने कहा कि मुझे आप 3 महीने बाद पेमेंट कर, आपने मेरे से डॉक्यूमेंटेशन सारी साइन ऑफ कर ली, मेरी चीजें थी, खरीद ली, बेच ली, इस्तेमाल कर ली, 1 अप्रैल को मैं पेमेंट कर रहा हूं, और लेट्स से कि आप कहते हैं कि इसकी मेच्योरिटी रख दें इस ट्रांजैक्शन की 30 जून, तो मैं आउट ऑफ पॉकेट मीन कि मैंने किस दिन पैसा पे किया, तो मैं आउट ऑफ पॉकेट हो रहा हूं 1 अप्रैल को। तो अब मैं आपसे जो प्रॉफिट चार्ज करूंगा वो 3 महीने का करूंगा, 6 महीने का तो नहीं करूंगा। तो अब मैं आपको जो चीजें बेचूंगा वो 1 लाख और 7,500 को फर्दर 2 पे तकसीम कर लें। ठीक है, अब समझ आ गया सर बात। तो दूसरा नॉन कंप्लायंस रिस्क क्या था कि आपने चीजें इस्तेमाल कर ली और मुझसे खरीदी ही नहीं। ये एक दूसरा मुराबा के केस में ये एक नॉन कंप्लायंस रिस्क आ जाता है। आपका जो प्रोसीजर ये होता है कि आप हमें बताते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो उस कोटेशन के मुताबिक उन चीजों को सबको इंस्पेक्शन करेगा और फिर वो आपको ऑथोराइज कर देगा, वो डॉक्यूमेंट साइन करके, जब आप इनको बेचते हैं। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मैं भी सवाल करूं ताकि मैं देखूं कि सब लोग जाग रहे हैं। अच्छा, बोरिंग तो नहीं हो रही मेरी बात? पक्की बात है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको चीजें बेच दी, डॉक्यूमेंट साइन हो गया, आपने खरीद ली, मेरा बंदा वो डॉक्यूमेंट लेके बैंक वापस आ गया। ठीक है, अभी 2-4 दिन आपके पास पड़ी, अभी अभी बिकनी शुरू नहीं हुई। तो क्या हुआ कि 2 दिन के बाद वहां आग लगी, या वो जब आपने डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें आपने मुझसे खरीद ली चीजें, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, रिस्क ट्रांसफर हो गया, पेमेंट तो अभी नहीं हुई, पेमेंट तो नहीं है 30 जून को जाके, लेकिन नुकसान आ गया। किसका नुकसान, आपका या मेरा? आपका नुकसान है। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि नहीं ये आपका नुकसान है? क्योंकि ओनरशिप चेंज हो गई है ना, तो जैसे ही ओनरशिप चेंज हुई रिस्क भी चेंज हो गया, क्योंकि रिस्क का ताल्लुक ओनरशिप के साथ है। ओनरशिप चेंज हुई, रिस्क भी चेंज हो गया। अब यहां पे एक और इशू आता है, एक इशू ये आता है, वो नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आपने सप्लायर से चीजें मंगवा ली, चीजें आपके पास आ गई,
अब चीजें आई हुई हैं, लेकिन आपने हमें बताया ही नहीं कि चीजें आ गई हैं। और हमारा जो साहब थे वो भी इतने एक्टिव नहीं थे कि वो अपना फॉलोअप रखते कि भी वो चीजें, उसको पता होना चाहिए कि चीजें जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो कितने दिनों में आ जाएगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, वो आपसे इन टच रहे। वो भी भूल गया, आप भी भूल गए। अब चीजें आ गई हुई हैं और पड़ी हैं, 10 दिन हो गए चीजें आई हुई, आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया, तो शरिया नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बैंक 10 दिन तक अननेसेसरली रिस्क पे रहा, क्योंकि बैंक ने तो बेची नहीं। अगर बैंक पहले ही दिन आपको बेच देता तो ओनरशिप फौरन ट्रांसफर हो जाती ना। तो बाज औकात ऐसे भी होता है कि 15-15 दिन, महीना महीना गुजर जाता है और क्लाइंट भी हमें इन्फॉर्म नहीं करता और हमारा बंदा भी प्रॉपरली इन टच नहीं होता, तो चीजें पड़ी हुई हैं। और इस दौरान अगर आग लग गई तो नुकसान बैंक का होगा। ठीक है, इसलिए हम जब आप लोग के साथ एजेंसी एग्रीमेंट करते हैं तो उस वक्त हम आपको बताते हैं कि जनाब जैसे ही गुड्स आएंगी आपने हमें इमीडिएटली, है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आप इमीडिएटली हमें बताएंगे और फिर आप हमसे उन चीजों को परचेज करें। ठीक है जी जी जी, सॉरी। देखें, फर्ज करें कि आप मेरे एजेंट हैं, फर्ज करें कि आप मेरे एजेंट हैं और आप वो क्लाइंट भी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी में क्या है कि आप मेरी चीजें खरीद कर लाएंगे अपनी पूरी कोशिश करके बाहिफाजत। ठीक है, आप और उनको उस वक्त तक बाहिफाजत रखेंगे जब तक मुझसे खरीद नहीं लेंगे। ओके, आपने चीजें तो ले आए बाहिफाजत, अपने गोडाउन में भी रख दी, लेकिन जाते हुए गोडाउन को ताला ही नहीं लगाया। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पता चला लोग आए, उन्होंने आराम से शटर ऊपर किया, चीजें डाली मजदा में और ले गए गुड्स। किसकी नेग्लिजेंस है? आपकी। जब आपकी नेग्लिजेंस है तो मेरे एजेंसी एग्रीमेंट का ये पार्ट है, आपने नेग्लिजेंट नहीं होना, क्योंकि अगर आप नेग्लिजेंट होंगे तो नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे फिर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो शरीयत की नजर से भी आप देखें ना इसको, आप शरीयत की नजर से देखें। फर्ज करें कि मैंने आपको गाड़ी रेंट आउट की है फॉर एग्जाम्पल, अब गाड़ी का मालिक तो मैं हूं, आप मुझसे रेंट पे ले गए, किसी ने रॉबरी ने गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी छीन लिया, तो जाहिर आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं, तो आपका रेंटल फौरी तौर पे मैं रोक दूंगा और उसका नुकसान मुझे बर्दाश्त होगा, तकाफल कंपनी से। लेकिन हमारे पास एक ऐसा केस आया, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं साथ साथ। क्लाइंट आया हमारे पास, कहता जी गाड़ी चोरी होगी। हमने कहा अच्छा। उसमें जाहिर है वो एजेंट नहीं था, लेसी था, लेकिन वो भी एक एजेंट का ही एक तरीके का मेरी चीज इस्तेमाल कर रहा था। तो हमने कहा कि FIR लाओ, तो उसने हमारे सामने FIR रख दी, वो कटवा के लेके आया। अब FIR जब वो कटवाने गया, जो मैंने FIR में पढ़ा, तो FIR में लिखा हुआ है कि जब FIR थाने में गया FIR कटवाने, तो थाने वालों ने सारी जब FIR लिखी तो पहला सवाल उससे जो किया कि चाबी कहाँ है गाड़ी की। उसने कहा वो तो मैं अंदर ही भूल गया था, गाड़ी के अंदर। तो उतर के मैं बेकरी चला गया, गाड़ी के अंदर ही चाबी रह गई, यानी कि गाड़ी लॉक ही नहीं की। तो जाहिर है वो पुलिस वालों ने वो उसी तरह FIR लिख दी, उनको तो इस चीज से कंसर्न कि इन्होंने इससे बैंक में जाना, उन्होंने FIR उसके मुताबिक लिख दी। अब वो जब FIR मेरे पास लेके आया, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि चाबी मैं अंदर भूल गया था।